हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th का एक चैप्टर है जो सेकंड चैप्टर है फोर्स लॉ एंड मोशन, उसका एक टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बचा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड रिकॉयल फोर्सेस। बाकी जो टॉपिक है इसमें हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो आप वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल पर चेकआउट कर लीजिए, वहाँ पे उसको पहले देख लीजिए, फिर यहाँ से समझिएगा। चलिए समझते हैं। कह रहा है क्या कि दो कार है, ठीक है। इस कार का मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका स्पीड u1 है, इसका स्पीड u2 है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि दोनों, ये कंडीशन है बिफोर कॉलिजन, टकराने से पहले का दोनों ऑब्जेक्ट। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे u1 का स्पीड जो है u2 से ज़्यादा है, पहले गाड़ी का स्पीड दूसरे से ज़्यादा है, तभी तो टक्कर होगा। अगर इसका स्पीड इससे कम होता, इसका स्पीड अगर ज़्यादा होता तो ये तो आगे निकल जाता, टक्कर तो होता ही नहीं कभी। टकराने के लिए सिंपल सा बात है कि जो पीछे गाड़ी है उसका स्पीड ज़्यादा होना चाहिए। इस पॉइंट पे यहाँ पे कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद मास में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। मतलब इस गाड़ी का मास पहले भी m1 था, अभी भी m1 है, इसका मास पहले भी m2 था, अभी भी m2 है। हाँ, वेलोसिटी में जरूर परिवर्तन आएगा, टकराने से पहले और टकराने के बाद वेलोसिटी। इसका वेलोसिटी u1 है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि पहले गाड़ी का स्पीड v1 हो गया आफ्टर कोलिजन, और इसका u2 है, तो टकराने के बाद इसका हो गया v2। क्लियर? टकराने के बाद ये इसका कोलिजन है। अब ध्यान से समझिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता क्या है? कहता है कि मोमेंटम नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। ऐसे समझिए कि टक्कर से पहले ये जो पूरा सिस्टम का मोमेंटम होगा, टक्कर से पहले इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम होगा, टकराने के बाद इस पूरे सिस्टम के मोमेंटम के बराबर होगा। यही तो समझना है, इसी चीज़ को प्रूफ करना है। अब ध्यान से समझिए, ये एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, आप लोग न्यूटन्स के थर्ड लॉ पढ़े होंगे, उसमें क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मतलब अगर सपोज कीजिए कि ये वस्तु इसमें टकराया है, ये गाड़ी इसमें टकराया है, तो ये वाले गाड़ी ने इस पे F1 फोर्स लगाया होगा, टकराया होगा तो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे टक्कर हुआ, तो ये फोर्स लगाया होगा F1, और इस गाड़ी की फोर्स मान लेते हैं कि ये इस गाड़ी पे फोर्स लगाया होगा F2। पहला गाड़ी का फोर्स जो होगा F1 होगा, और दूसरे गाड़ी का फोर्स जो होगा F2 होगा। अब ध्यान से समझिए थोड़ा सा, हम पूछे क्या कि टकराने के बाद इस गाड़ी के एक्सेलरेशन में कितना का चेंज हुआ, इसका एक्सेलरेशन क्या हुआ। तो पहले गाड़ी का, अगर इस दूसरे गाड़ी का एक्सेलरेशन निकाला जाए, इसको a2 मान लेते हैं एक्सेलरेशन को, तो a2 इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी में कितना का परिवर्तन हुआ है, पहले u2 था इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल हो गया v2। मुझे पता है कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी में जो परिवर्तन हुआ तो v2 माइनस u2 अब बाई टाइम t, यही तो परिवर्तन हुआ होगा। अगर हम पूछे कि ये ऑब्जेक्ट जो है कितना, इस पे इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है, इसके एक्सेलरेशन को a1 माने हैं, इसके एक्सेलरेशन को a2, तो हम पूछ रहे हैं कि F1 फोर्स जो है इस पर कितना फोर्स लगा होगा। तो फोर्स निकाल सकते हैं, F1 इज इक्वल टू मास m2 इंटू एक्सेलरेशन a2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू मास को a2 रहने दीजिए, m2, और एक्सेलरेशन यहाँ पे निकल चुका है v2 माइनस u2 अब बाई t। ये हो गया। अगर आपसे पूछे, ये तो पहले गाड़ी का हो गया, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि जब टकराया है तो ये भी कुछ ना कुछ फोर्स इस पे लगाया होगा, इसके एक्सेलरेशन में बदलाव आया होगा, तो इस गाड़ी का एक्सेलरेशन क्या होगा, a1 क्या होगा, a1 इज इक्वल टू, तो इसका भी चेंज इन वेलोसिटी या बाई टाइम। तो पहले स्पीड u1 था, अब स्पीड u1 से चेंज होकर v1 हो गया, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, ये हुआ है v1 माइनस u1 बाई t। तो कितना फोर्स लगाया होगा, ये दूसरा गाड़ी जो है ये वाला, इस पे कितना फोर्स लगाया होगा, तो निकालिए F2 इज इक्वल टू m1 इंटू a1, या F2 इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं m1 इंटू a1 के जगह पे डाल देते हैं v1 माइनस u1 बाई t। क्लियर? दोनों का फोर्स हम लोग निकाल लिए हैं, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स। F1, ये गाड़ी जो फोर्स इस गाड़ी पे लगाया है उसको बोलेंगे एक्शन फोर्स, उसका नाम है F1, और दूसरा गाड़ी जो पहले पे फोर्स लगा रहा है उसका नाम है F2 या रिएक्शन फोर्स।
अब न्यूटन्स के थर्ड लॉ से क्या हम जानते हैं, न्यूटन्स के थर्ड लॉ से जानते हैं कि एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स दोनों इक्वल होता है, बस अंदर क्या होता है, बस यहाँ पे माइनस लगाएंगे। क्यों कि एक्शन फोर्स इधर वर्क करेगा तो रिएक्शन फोर्स इधर वर्क करेगा। बात समझ में आया, इसलिए रिएक्शन फोर्स में हम लोग माइनस लगा लेते हैं। अब दोनों को यहाँ पे इक्वल करेंगे, अब बन जाएगा। ठीक है, चलिए दोनों को इक्वल करते हैं। यहाँ पे F1 का मान है m2 v2 माइनस u2/t और इसका मान है m1 v1 माइनस u1/t। यहाँ से हम देखेंगे t से t कट गया, टाइम से कोई मतलब नहीं, कितने समय के लिए टक्कर हुआ इसे कोई डिपेंड नहीं करता। गुना कीजिए m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस है माइनस m1 v1 माइनस माइनस प्लस m1 u1। क्लियर, इसको इधर कर लीजिए m2 v2 माइनस से इधर जाएगा तो प्लस m1 v1 इज इक्वल टू m1 u1, ये माइनस इधर जाएगा तो m2 u2। इसको अरेंज करके थोड़ा लिख लेते हैं m1 u1 प्लस m2 u2, इस वाले टर्म को हम इधर लिख दिए और इस टर्म वाले को इधर लिख रहे हैं m2 v2 प्लस m1 v1। तो ये देखिए, यही तो याद रखना है हम लोग को, यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, मोमेंटम है कि टक्कर से पहले जो पूरे सिस्टम का मोमेंटम है और टक्कर के बाद जो पूरे सिस्टम का मोमेंटम है दोनों आपस में इक्वल है। अगर पूछे कि इस गाड़ी का टक्कर से पहले मोमेंटम, इसका मोमेंटम टक्कर से पहले क्या होगा, P1 मान लीजिए इसको मोमेंटम को, तो इसका मोमेंटम होगा, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m1 u1 प्लस इसका मोमेंटम हो जाएगा m2 u2। इस गाड़ी का मोमेंटम की बात किया जाए टक्कर के बाद, तो टक्कर के बाद इसका मोमेंटम को P2 अगर मान लिया जाए तो इसका मास इनटू वेलोसिटी m1 v1 प्लस इसका m2 v2। देखिए यहाँ पे दोनों P1 इज इक्वल टू P2, दोनों का जो मोमेंटम है यहाँ पे आ चुका है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। मतलब टक्कर से पहले जो मोमेंटम होगा सिस्टम का और टक्कर के बाद जो मोमेंटम होगा दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यहाँ पे हम प्रूव कर चुके हैं। तो इसी फार्मूला को आपको याद रखना है हमेशा कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। बस इतना ही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम समझाएंगे आपको रिकॉइल फोर्स के बारे में। हम हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पाउस। चलिए अब हम लोग देखते हैं रिकॉइल फोर्स क्या होता है। ये भी क्लास 9th का ही एक टॉपिक है, फिजिक्स का टॉपिक है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कि रिकॉइल फोर्स समझेंगे, फिर हम समझेंगे रिकॉइल वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, दोनों के बारे में समझते हैं कि रिकॉइल फोर्सेस और रिकॉइल वेलोसिटी क्या होता है। देखिए, अगर किसी गन के द्वारा अगर बुलेट फायर होता है, बुलेट को चलाया जाए तो सिंपल सा बात है, बुलेट आगे जाएगा तो करें कि फोर्स ऑन बुलेट, बुलेट पे जो फोर्स लगा हुआ है यहाँ पे फायर होने से, तो ये आगे फोर्स लगा हुआ है, इस फोर्स को बोलेंगे एक्शन फोर्स। लेकिन जब बुलेट आगे जाएगा तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसके अपोजिट रिएक्शन भी होगा। तो गन जो है, गन इधर पीछे फोर्स लगाएगा, पीछे जर्क लगाएगा, बुलेट के आगे जाने से गन क्या होगा, पीछे फोर्स लगेगा गन पे। ठीक है, इस फोर्स को बोलेंगे हम लोग रिएक्शन फोर्सेस ऑफ गन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब यही समझना है कि यहाँ पे कि बुलेट के आगे जाने से जो फोर्स गन पे पीछे लग रहा है, इस फोर्स को रिएक्शन फोर्स बोलेंगे, या इसी फोर्स का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं रिक्वायर्ड फोर्स। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग रिक्वायर्ड फोर्स। अच्छा, बुलेट आगे जाएगा तो ये बुलेट का कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ वेलोसिटी से आगे जाएगा। गन अगर पीछे की तरफ में धक्का लगेगा तो पीछे भी कुछ वेलोसिटी से गन पीछे जाएगा। ठीक है, तो गन जिस वेलोसिटी से पीछे जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी। बात समझ में आया? गन के बुलेट के आगे जाने से, आगे फोर्स लगने से गन पे जो पीछे फोर्स लगेगा उस फोर्स को बोलेंगे रिक्वायर्ड फोर्सेस। अब बुलेट के आगे जाने से, बुलेट जिस वेलोसिटी से आगे जाएगा, गन पे भी कुछ वेलोसिटी, गन भी कुछ वेलोसिटी से पीछे जाएगा। ठीक है, उस वेलोसिटी को बोलेंगे हम लोग रिक्वायर्ड वेलोसिटी। क्लियर? बात समझ में आया? निकालते कैसे, अब ध्यान समझो। कहता है क्या कि अगर बुलेट पीछे आगे जा रहा है तो बुलेट का जो मोमेंटम होगा और गन जो पीछे जा रहा है वो गन का मोमेंटम जो होगा, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा।
तो लिखते हैं यहाँ पे मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन। ठीक है, ये मोमेंटम ऑफ बुलेट निकलेगा कैसे? तो ये होगा मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये बराबर होगा मास ऑफ गन इनटू रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, क्योंकि गन के द्वारा जो वेलोसिटी लगता है, जो पीछे जाता है ना, उसको हम लोग रिक्वायर्ड वेलोसिटी बोलते हैं। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। आपको यही फॉर्मूला याद रखना है कि मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन इंटू रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। यही है हमारा रिक्वायर्ड फोर्सेस या रिक्वायर्ड वेलोसिटी, यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर बात समझ में? चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्वेश्चन इस पे हम बना लेते हैं। चलो चलिए, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, देखिए करे कि ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 6 kg। बुलेट का मास 10 ग्राम है और जिस गन के द्वारा फायर किया जा रहा है उसका मास 6 kg है, विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। ये बुलेट का वेलोसिटी दिया गया है कि बुलेट किस रफ्तार से आगे जा रहा है। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन, गन का रिक्वायर्ड वेलोसिटी हम लोग को फाइंड आउट करना है। क्लियर? चलिए बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले लिखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम दिया है, इसको केजी में चेंज कर लीजिए क्योंकि ऐसा यूनिट मास का केजी होता है। ठीक है, और क्या दिया है? वेलोसिटी ऑफ, अच्छा मास ऑफ गन भी दिया है, मास ऑफ गन ये है 6 kg। क्लियर, ये 6 kg है। और दिया है वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट ये दिया है 300 मीटर पर सेकेंड। और हमको निकालना क्या है? रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ बुलेट, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, इस चीज को हमको निकालना है। ठीक है, तो अभी हम फार्मूला क्या पढ़े हैं कि मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन, या ऐसे बोल सकते हैं मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन इनटू रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। क्लियर? तो मास ऑफ बुलेट यहाँ पे दिया है 10 ग्राम को हम केजी में चेंज कर लिए हैं, इतना हो जाएगा। वेलोसिटी दिया है 300 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ गन दिया है 6 kg और इसका रिक्वायर्ड वेलोसिटी हमको निकालना है। क्लियर? 00 से 00 गया, 10 से 10 गया। v इज इक्वल टू 3/6, 3 2 6, मतलब यहाँ से निकल गया v इज इक्वल टू 1/2 या 0.5 मीटर पर सेकेंड। आप देख रहे हैं कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकल गया, मतलब इस वेलोसिटी से गन जो है पीछे फोर्स लगाएगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो ये मेरा जो चैप्टर था, सॉरी मोशन चैप्टर नहीं था, ये फोर्स लॉ एंड मोशन था। ठीक है, तो फोर्स लॉ एंड मोशंस का जो ये टॉपिक है, ठीक है, ये यहाँ पे एंड हो गया। आप लोग क्या कीजिएगा कि अगर चाहते हैं कि इसका और सारे वीडियो देखें तो ऑलरेडी हम यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं। ये फोर्स लॉ एंड मोशंस का वीडियो एक लेक्चर था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।